हाँ जी, तो रेजिस्टिविटी समझ में आ गई। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ रहे थे हम, और हमने देखा कि सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द वायर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नंबर 2, द थिकनेस ऑफ द वायर, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, 1/A। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A किया तो R इक्वल टू रो L/A। ओम्स लॉ हम पढ़ चुके, ये वाला रिलेशन मिल गया हमको, R इक्वल टू रो L/A। इसके आगे हम रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं पहले उसको सीख लें, और उससे क्या सीखने को मिलता है वो पहले देख लें, ठीक है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं किस तरह से किए जाते हैं, उसका एक आइडिया भी लग जाएगा, खास करके उन लोगों को जिन्होंने अभी तक ये पढ़ा नहीं है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कर रहा हूँ। तो लेट अस सी, हमारी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है ये, बहुत सिंपल है एक्चुअली। मैं ये सॉल्व भी है आपके सामने, बट आई वांट कि हम एक तरीका पकड़ दें कि किस तरह से हम इसको करेंगे। जब भी न्यूमेरिकल मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं कि पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ आस्क्ड। हाँ, 2 पार्ट्स में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले देखो, ए पार्ट है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो व्हाट इज गिवन, V 220 volt. If the resistance of the bulb filament is 1200 ohm, तो पूछा क्या है, हाउ मच करंट, यानी I पूछा है। ओम्स लॉ क्या कहता है, आंसर कैसे लिखोगे इसका, हाँ, कि फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सो I इक्वल टू V अपॉन R। V और R दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 220 अपॉन 1200। सिंप्लीफाई कर लो, 11/60। तो 11/60 मतलब है ना, मैंने 11/10 लेके 0.11 कर रहा हूँ, तो पॉइंट पहले लगा दिया, तो 11/6 कर रहा हूँ मैं, 6 and 3 एम्पियर। हाँ, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। हीटर V यहाँ पे गिवन है 220 वोल्ट, एंड हाउ मच करंट विल इट ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस, सेम क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 100 ओम। ये इनफैक्ट इसलिए दिया हुआ है कि वी कैन कंपेयर किया कि इलेक्ट्रिक बल्ब और एक हीटर में क्या फ़र्क होता है नॉलेज के हिसाब से। यहाँ पे भी I निकालना है हमने, तो I इक्वल टू V अपॉन R 220 अपॉन 100, दैट इज 2.2 एम्पियर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। बिना यूनिट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं होता, ये बात आपको 9th क्लास से सिखाई जा रही है। कंपेयर ये करो, सीखने की बात ये है कि एक बल्ब है, उसमें देखो बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है, 1200 ओम, और हीटर रेजिस्टेंस केवल 100 ओम। क्यों होगा ऐसा, सोर्स तो सेम है, दोनों जगह 220 वोल्ट 220 वोल्ट है ना, सेम सोर्स मतलब सेम बैटरी, ठीक है, सेम सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एक बराबर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज एक बराबर है दोनों में। हाँ, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस इतना सारा, यहाँ पे इतना छोटा, हीटर को ज़्यादा करंट चाहिए, ठीक है, हीटर को ज़्यादा करंट चाहिए काम करने के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस छोटा ही होना चाहिए ना, बल्ब को उतने करंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और पता भी चल गया।
सिर्फ इतने से करंट से काम हो जाएगा। 0.183 एम्पियर करंट इसको चाहिए बल्ब जलने के लिए। हीटर को उससे काफ़ी ज़्यादा 2.2 एम्पियर, मतलब उसके 10 टाइम से भी ज़्यादा, है ना, इतना ज़्यादा उसको करंट चाहिए काम करने के लिए। ठीक है ना, तो सीखने वाली बात है। आगे देखें। Here is the question: the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. यहाँ पे given है V 60 volt. When it draws a current, I is given 4 ampere from the source. तो what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? अब आप ये तो जानते हो V is directly proportional to I, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि ये अगर 60 to 120 डबल हो जाएगा तो ये भी 4 to 8 एम्पियर डबल हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, हमें ये देखना है कि अगर V और I गिवन है तो R क्या है। पहले तो R इक्वल टू V अपॉन I, ओम्स लॉ 60 अपॉन 4, तो 15 4 दा 60, दैट मीन्स 15 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वट एवर इट वॉज, क्या था हीटर, है ना, उसका रेजिस्टेंस 15 ओम है। तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, वोल्टेज आप डबल कर दो। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, तो वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, करंट बदल जाएगा उतना ही, उसी रेशियो में। हाँ, तो हम R आ गया और V हो गया 120। हाँ, अभी इसको V डैश लिखते हैं, तो 120 वोल्ट हो गया अगर, तो I कितना होगा, रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम, रेजिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा, है, वही वायर है, वही लेंथ है, वही एरिया है, वही मटेरियल है, तो रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। तो हम कहते हैं कि I इक्वल टू, इन दिस न्यू सिचुएशन, I इक्वल टू V डैश अपॉन, अभी R कितना है 15, तो 120 वोल्ट अपॉन 15 ओम, दैट इज 8 टाइम्स 8 एम्पियर is going to be the current drawn from the source। और देखो, है ना, अच्छा आंसर भी चेक करते जाओ आप, यही आंसर तो क्या चेक क्या करना, मतलब आप देख लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे नहीं तो टाइम कम लगेगा हमको। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ये जो रो एल अपॉन ए, कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिखने लगता है, और जो लोग जिनको मैथ्स पसंद नहीं आती वो थोड़ा सा इसको इग्नोर करने लगते हैं। ऐसा मत करो, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं। देखो रेजिस्टेंस अभी गिवन क्या है, अपन लिख लेते हैं पहले। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। 26 ओम, ये टेम्परेचर वगैरह कहीं लिखा हुआ रहता है ना, एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको इग्नोर करो। डोंट थिंक कि इसको किसी फॉर्मूला में डालना है, ऐसा कोई फॉर्मूला सीखा नहीं तुमने। अगर ऐसा फॉर्मूला सीखा नहीं है तो ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, है ना, तो यू आर सेफ, इसको इग्नोर कर दो 20 डिग्री सेल्सियस को। रेजिस्टेंस इज गिवन 26 ओम एंड लेंथ इज गिवन 1 मीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, अभी डायमीटर क्या होता है, हाँ, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसका, वो क्योंकि सर्कुलर है तो उसका कोई डायमीटर होगा, है ना, यानी 2r। व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस कितना होता है इन एनी सिचुएशन लाइक दिस, d/2। अब व्हाट इज d या व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर इज 0.3 मिलीमीटर, mm। यहीं पे इसको निपटाओ। 0.3 मिली का मतलब आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, 10⁻³ लिख लो और मीटर की जगह मीटर रख दो, है ना। mm का m ये है, हाँ, 10⁻³ मीटर। 0.3 ये है डायमीटर, यस। तो अपॉन 2 लिखा था हमने, ये रहने देते। अब जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड दिखती है उसको थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड कर लो। हाँ, ये पॉइंट यहाँ से हटाओ और नीचे एक 10 ले लो। नीचे एक 10 लिया मतलब 10⁻⁻1 नीचे ले लिया आपने। ये 3/2 हो गया,
ठीक है ना। ये 3/2 हो गया, ये 10⁻1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा कि नहीं, और 3/2 इज 1.5, तो ये हो गया 1.5 इंटू ये ऊपर गया तो 10⁻⁻4 मीटर। क्या निकल गया ये निकल गया r। क्यों निकाल रहे हैं r? क्योंकि हमको चाहिए एरिया। अभी हमने r ले लिया, l ले लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हमको ये जानकारी दी गई थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज πr²। हाँ, तो पाई इज 22/7 और r² मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। यानी कि ये चीज़ 2 बार करना पड़ेगी, तो कर लेंगे। ऐसा मत सोचो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आराम से कर सकते हो आप। 1.5 का स्क्वायर इज 1.5 इंटू 1.5, लिख दो, जो चीज़ दिमाग में लिख दो, और 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ऐसा ही है। तो जब 10 दोनों का सेम बेस है और दोनों की पावर सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, -8 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 22/7 इंटू, अच्छा 1.5 में भी अपन एक चीज़ कर सकते हैं कि ये 2 पॉइंट हटा दो यहाँ से, और इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, 10 इंटू 10 100, और 100 का मतलब 10⁻²। तो 10⁻² को भी आप ऊपर ले जाओगे तो वो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है ना, 100 इज 10⁻², और 10⁻² ऊपर गया तो ऊपर ले चलते हैं इसको, तो ये 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो देखो ये तीनों पावर जुड़ जाएंगे, -4 + 4 + 4 -2, मतलब ये -4 -4 -2 -10 है ना। और 22/7 15 का स्क्वायर, अब आप 10th क्लास में पढ़ते हो, ये तो पता ही होगा आपको, 225 होता है 15 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया 22 इंटू 225/7 इंटू 10⁻⁻10। अभी इसको इतना ही रख लेते हैं, इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अपन सीधे फॉर्मूला में डालेंगे तभी सॉल्व करेंगे। बस इस चीज़ को याद रख लो कि ये चीज़ हमारे काम आने वाली है आगे, इसको ले चलेंगे कहीं जहाँ पे इसे ले जाना होगा। अभी तो इसको यही रखा रहने दो ना। हमें करना क्या था, हमें ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर यूजिंग टेबल 12.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। ओके, वो हम देख लेते हैं। हाँ, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρl/A है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R/A/L होगा। अब आप भूल गए होगे, इतनी सारी चीज़ें हो गई। R 26 ओम याद कर लो, L 1 मीटर याद कर लो, यानी ये तो 1 मीटर ही है, तो ये तो वैसे ही कोई काम का नहीं है। R 26 ओम है ना। इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यू डालेंगे, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू कैसे डालेंगे, ρ की जगह लिख दिया 26, और यहाँ से अपना ये जो वैल्यू था, ये जो चीज़ थी, इसको उठा करके ले चलते हैं वहाँ पे। 26 इंटू ये A आ गया, R इंटू A, ये पूरा A है ना, और L जो है वो 1 मीटर है। अब लिख दो 1 मीटर, या ना लिखो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, 1 तो 1 है, नीचे आके ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास एक्चुअली वैल्यू आ गई है 26 इंटू 22 इंटू 225/7 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय बचाऊंगा, आई विल यूज़ द कैलकुलेटर। आप बैठे बैठे करते रहना कुचुर है ना, मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। तो कि ये 26 इंटू 22 इंटू 225 इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 7, क्या बना 18385, यहाँ लिख देते हैं। रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या बना 18385, ये तो बहुत लंबा नंबर है, ये 0.71, ये इतना लंबा छोड़ दे रहा हूँ मैं, इंटू 10⁻⁻10 ओम मीटर।
अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा इसको हटा दो। सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। देखो हमको लिखना है 1.8385 लिखना चाहता हूँ मैं, समझो। मतलब कि मैं एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना चाहता हूँ, तो मुझे जहाँ मैं डेसिमल लगाना चाहता हूँ उसके बाद के नंबर गिनने हैं, है ना। अभी लगानी है डेसिमल, लगाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो जहाँ मैं डेसिमल लगाना चाहता हूँ उसके बाद 1 2 3 4 4 0 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसका वैल्यू सेम रहे, उसके लिए आपको इसे 1 के आगे जितने नंबर थे 40 यानी 10,000 से डिवाइड करना है, तब तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। लेकिन वैल्यू ना बदले इसके लिए इसको मल्टीप्लाई भी करना है 1 के आगे 40 से, है ना। इसको थोड़ा अलग से लिख के समझा देता हूँ मैं आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ तेरी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कि 18385 ऐसा है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ 10,000, हाँ, आप बोलोगे क्यों लिखना चाहते हो ऐसा? इसलिए लिखना चाहता हूँ कि भैया आई वांट कि ऐसा दिखे मेरा आंसर इंटू 10 टू द पावर वट एवर, है ना। यहाँ पे 18,385 की जगह मेरे को 1.83 1.84 टाइप का कुछ देखना है। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं इस वैल्यू को, शुरू से समझो कि कोई भी वैल्यू है हमारी, अगर हम उस वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दें, 1 से ही मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1/1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगी जो थी। हाँ, सिमिलरली अगर मैं इसको 10/10 कर दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 100/100 कर दूं, जितने भी ज़ीरो बढ़ाता जाऊंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी नंबर ऊपर नीचे दोनों जगह लिख दूं, हाँ, न्यूमरेटर में भी लिख दूं, डिनोमिनेटर में भी लिख दूं, तो उसका वैल्यू तो 1 रहेगा। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 10,000 करना चाहता हूं तो मैं उसको ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 10,000 भी कर दूं, है ना। बराबर ये बात समझ आती है। तो यही हम कर रहे हैं कि इसको इसके नीचे रख दिया तो वैल्यू आ गई 1.8385 इस चीज़ की, और यहाँ पे साथ में मिल गया हमको 10 टू द पावर 4। दिस इज 10 टू द पावर 4। पीछे ऑलरेडी कौन रखा हुआ है? 10 टू द पावर -10, है ना। तो हम बस यही कर रहे हैं कि यहाँ लिख ले रहे हैं 10 टू द पावर 4, इसको इससे डिवाइड कर ले रहे हैं, तो वैल्यू आ रहा है 1.8385 को मैं 1.84 लिख दूं, और इधर 10 टू द पावर -10 जो था उसमें ये वाला +4 भी लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। दैट्स इट। हाँ, फॉर्मूला लगाना और वैल्यूज डालना बहुत इजी है। कैलकुलेशंस कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकते हैं, प्रैक्टिस करो। ये केवल मैथमेटिक्स का खेल है और कोई बात नहीं है ना। तो आप ये मत सोचो कि कोई बहुत डिफिकल्ट, अच्छा एग्जाम में ऐसा कुछ आता नहीं है, मतलब कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जिसमें आपको मैथ्स की बहुत स्किल्स दिखाना पड़े, ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते हैं। बट यू शुड हैव गुड कैलकुलेशन स्किल्स, आपको प्रैक्टिस तो करना चाहिए उसके लिए, है ना। तो ये होगी बात, देखो, है ना। अच्छा, एक और है क्वेश्चन, ये भी कर लेंगे। आज सारा टाइम हमारा इसमें ही चला जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, ये बातें इंपॉर्टेंट है इसलिए समझना ज़रूरी है। क्या कि a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए थे। गिवन रेजिस्टेंस इज 4 ohm, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज गिवन, वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, यानी सेम रेजिस्टिविटी होगा, हैविंग लेंथ L/2, यानी कि वो L' इज इक्वल टू L/2 और A' इक्वल टू 2 इंटू A है, तो R' कैलकुलेट करो, यही बात होगी।
रेजिस्टिविटी इज द सेम। तो R डैश के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, रो L डैश अपॉन E डैश, वेयर L डैश इज L/2, A डैश इज 2A, तो 2 into 2 4, वी कैन से 1/4 इंटू रो L अपॉन A, और L डैश इक्वल टू, अब रो L अपॉन A तो ये है मतलब 4, तो हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4, इसकी जगह 4 लिख दिया, तो 4 कैंसल आउट, 1 ओम इज द न्यू रेजिस्टेंस, है ना। मतलब आप जब लेंथ को आधा कर दोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दोगे तो आधा और हो जाएगा, तो 1/4 ही रह जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, तो रेजिस्टेंस जो है वो नया वाला मतलब दूसरे वाला वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बचता है क्या, देखते। हाँ, ये क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ऐसा अगर आपसे पूछा जाता है तो आप 4 फैक्टर्स बताएंगे। नंबर 1, द लेंथ ऑफ द वायर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नंबर 2, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी रेजिस्टेंस कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। हाँ, नंबर 3, द मटीरियल ऑफ द वायर, यानी कि वो मटीरियल जिससे वायर बना है, वेदर इट इज सिल्वर और कॉपर और एल्यूमिनियम और आयरन और कॉन्स्टेंटन और वटेवर, जिस भी मटीरियल से बना है उसका, मटीरियल इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि मटीरियल का रेजिस्टिविटी फिक्स्ड। अच्छा, हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, हमको रेजिस्टिविटी निकलवाई थी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो वो कह रहे थे कि आप अपनी टेबल में देख के बताओ कि ये किसका रेजिस्टिविटी, कौन सा मटेरियल है ये। तो हमारी टेबल में देख के हम बताएंगे कि 10⁻⁻6 1.84 इंटू 10⁻⁻6, देखो ये रहा, है ना, दिस इज मैंगनीज। ठीक है, तो हम जिसका रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर रहे थे वो एक्चुअली मैंगनीज नाम का एक मेटल था। मैं भूल गया था ये बताना। अरे हाँ, हम क्वेश्चंस देख रहे थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखो ये हो गया, हाँ, ऑन व्हाट फैक्टर्स, और चौथा फैक्टर हमारा है क्या, टेम्परेचर। द फोर्थ फैक्टर दैट इज टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? हाँ, सेम सोर्स मतलब V तो सेम है, करंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, थिक वायर थिन वायर, थिक थिन मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, अ थिक वायर विल हैव मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, तो करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर। थिन वायर होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। हाँ, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। हाँ, ज़्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, तो फिर थिन वायर में तो करंट का पास होना थोड़ा डिफिकल्ट है, थिक वायर हो तो अच्छा है। Let the resistance of an electrical component remains constant, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of the former value. What change will occur in the current through it? अगर R सेम रहता है तो हमारा ओम्स लॉ कहता है V is directly proportional to I. If I remains the constant, let the resistance of an electrical component remains constant, वो उतना ही रहता है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम हाफ कर देंगे तो व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट, करंट भी हाफ हो जाएगा। हमने एक न्यूमेरिकल में देख भी लिया ऐसा करके, है ना, जिसमें वो करंट 4 एम्पियर से बढ़ के 8 एम्पियर हो गया था जब हमने वोल्टेज को 60 से बढ़ा के 120 वोल्ट किया था। न्यूमेरिकल देखा है अभी आपने सॉल्व एग्जाम्पल्स में। तो ये हो गई बात, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स, ये क्या है, हीटिंग डिवाइसेस है,
मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। तो अलॉय की हमने क्या देखी थी, हम कह रहे थे कि वो इजीली बर्न नहीं होते ना, उनके मतलब इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। हमने कहा था कि उनको हम हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं अलॉयज़ को। अलॉयज़ के जनरली जो अलॉयज़ हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं। रेजिस्टिविटी इनकी मॉडरेट है, कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी ऑफ द प्योर मेटल जिनसे वो मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। ये बात हम लेकिन आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पहले पूछ लिया है, एक क्वेश्चन पूछा है रेजिस्टिविटी के और उसके, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना, हमने अंडरलाइन किया था कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो ये वाला आंसर यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन साथ में ऐड कर लें कि हीटिंग डिवाइसेस में उन हीटिंग डिवाइसेस का जो पर्पस है वो तो हीटिंग ही है। ज़्यादा हीट के लिए एक फार्मूला रहता है हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं हम, H=I²RT। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट। तो रेजिस्टेंस अगर अलॉय और मेटल को कंपेयर करें तो क्योंकि रेजिस्टिविटी अलॉयज़ की ज़्यादा होती है इसलिए उनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर हीट भी ज़्यादा होगी, है ना। तो ये बात है। फिर देखो, use the data in table 12.2 to answer the following, which among iron and mercury is a better conductor। better conductor कौन होता है? जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो। हाँ, तो टेबल और दूसरी चीज पूछे विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। तो बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर है ना, वो तो हमने देख ही लिया कि वो सबसे ऊपर है। 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर उसका रेजिस्टिविटी है 20 डिग्री सेल्सियस। वही वाली टेबल पे जा कर के हम आयरन और मर्क्यूरी को अगर कंपेयर करें, आयरन और मर्क्यूरी को कंपेयर करें तो देखो मर्क्यूरी ये रहा 94 इंटू 10⁻⁸, आयरन 10 इंटू 10⁻⁸ ना। रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, मर्क्यूरी की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयरन। तो आयरन विल बी बेटर कंडक्टर। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है और उसमें करंट ज़्यादा इजीली पास होता है, मतलब वो एक बेटर कंडक्टर होता है। ठीक है, तो आयरन और मर्क्यूरी में अगर कंपेयर किया जाए तो आयरन इज अ बेटर कंडक्टर एज कंपेयर टू मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये जो सब बातें हम कर रहे हैं ये आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बुक में तो जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना ही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि रजिस्टर का मतलब क्या। एक सर्किट में कॉपर के वायर से सर्किट बना हुआ है तो कॉपर वायर इज अ ट्रांसमिशन वायर। उसका काम सिर्फ ये है कि वो करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाए। लेकिन हमने सर्किट से क्या जोड़ा हुआ है, हमने सर्किट से जोड़े हुए हैं रजिस्टर्स, हमने सर्किट से जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हम उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ही यहाँ पर रजिस्टर बोल रहे हैं। रजिस्टर मतलब अ कंडक्टर हैविंग एन अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस। ये क्यों चाहिए हमको अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस? क्योंकि जब इसमें से होकर के करंट जाएगा तो करंट को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। करंट के फ्लो में ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें ट्रैवल कर रही है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म एंड दैट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी रिक्वायर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अप्लायंस। तो अगर वो एक बल्ब है तो वो बल्ब लाइट की फॉर्म में हमको कुछ एनर्जी दे रहा है, वो हमें चाहिए, है ना। या फिर एक हीटिंग डिवाइस है तो उस हीटिंग डिवाइस में हमको जो हीट निकल रही है दैट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ डिज़ायरेबल। तो ये सब बातें हैं जो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ अ रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन अ सर्किट सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। उसके लिए हमको अलग अलग रजिस्टर्स को जोड़ने के तरीके सीखने पड़ेंगे। ये हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है,
तो अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, I दैट इज करंट, R दैट इज रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में रिलेशन V इक्वल टू आई आर दैट इज ओम्स लॉ। उसके पहले आपने पढ़ा था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। Q इज द चार्ज, T इज टाइम यू नो, और V, I और R के बीच का रिलेशनशिप ओम्स लॉ में मिल गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, उसमें हमने लिखा R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द वायर and A is the area of cross section, that is thickness of the that tells us the thickness of the wire। तो वो भी हमको पता चल गया, हमने न्यूमेरिकल्स किस तरह से होते हैं वो सब भी देख लिया। अब हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करके इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग सर्किट्स के लिए, अलग अलग सिचुएशंस के लिए V एंड I की वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम्स बनाना सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे। थैंक यू।